दोस्तों, आज की कहानी है केनेथ एंडरसन की होसदुर्ग होलाल खेरे का आदमखोर। होलाल खेरे मैसूर की रियासत के सबसे उत्तरी ज़िले चीतलदुर्ग का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा है। यह ज़िला उत्तर पूर्व में मद्रास राज्य के बेल्लारी डिवीज़न से और उत्तर पश्चिम में बॉम्बे राज्य से सटा हुआ है। लंबे समय से इस इलाके में बाघों द्वारा इंसानों को मारने की छिटपुट घटनाएं होती रहती है और ठोस सबूत है कि यहाँ ऐसे बाघों का निवास है जिन्होंने इंसानी मांस का स्वाद विरासत में पाया है। लगभग 10 साल पहले इस क्षेत्र में कई इंसानी शिकार की घटनाएं हुई थी, जिसके बाद मैसूर गजट में विज्ञापन देकर बाघों की निःशुल्क शूटिंग की अनुमति दे दी गई थी, बिना लाइसेंस के। उस समय बेंगलोर में मैक्टेविश और उनकी पत्नी का एक बहुत खेल प्रेमी जोड़ा रहता था। ये दोनों एक बाघ, खासकर नरभक्षी बाघ मारने के शौकीन थे। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि हम तीनों मिलकर एक दल बनाएं और 4 हफ्ते तक नरभक्षी का शिकार करने की कोशिश करें। इसके अनुसार हम मैक्टेविश की कार से बेंगलोर से चितलदुर्ग के लिए रवाना हुए। चितलदुर्ग जिले की राजधानी है। वहाँ हम जिला वन अधिकारी से मिले ताकि हाल की हत्याओं और उनके स्थान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। यह अधिकारी बहुत सहयोगी था। उसने बताया कि वर्तमान आदमखोर का क्षेत्र चितलदुर्ग शहर के बाहरी इलाके से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम में 10 मील तक होलाल केरे तक और फिर दक्षिण में 9 मील दूर छोटे गांव होसदुर्ग तक फैला हुआ है, जहां हाल ही में 2 इंसानी शिकार हुए थे। होसदुर्ग से आदमखोर की गतिविधियों की रेखा पूर्व की ओर विशाल मारिकनवे जलाशय, जिसे वाणी विलास सरोवर भी कहते हैं, के किनारे तक जाती है, जो 5 मील दूर है। यह एक विशाल झील है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और मछलियाँ रहती हैं। झील के पूरे किनारे और फिर उत्तर की ओर वापस चितलदुर्ग शहर तक एक मोटी रेखा में नरभक्षी की सूचना मिली थी। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि नरभक्षी को शहर के दक्षिण में अचानक उठती योगी मुक्त नाम की छोटी पहाड़ी पर पुराने किले के खंडरों में भी देखा गया है। मैं जानता था कि इस पुराने किले के आसपास लंबे समय से भालू और तेंदुए भटकते रहते हैं। कभी कभी बाघ भी आता है, लेकिन आगे की सलाह के बाद हमने होलाल केरे और होसदुर्ग जाने का फैसला किया, जहां स्थानीय रिपोर्टों के आधार पर हम अपना केंद्र बनाएंगे। अगली सुबह जल्दी निकलकर हम 1 घंटे में होलाल केरे पहुंच गए। वहां नरभक्षी के करीब होने की वजह से हमेशा की तरह घबराहट और डर का माहौल था। हमें तरह तरह की कहानियाँ सुनाई गई, कुछ एक दूसरे से पूरी तरह विरोधाभासी थी। इन सब बयानों से हम सिर्फ इतना समझ सके कि नरभक्षी बहुत चालाक जानवर है, हर जगह भटकता है और सबसे असंभावित जगहों पर अचानक प्रकट हो जाता है। एक आम अफवाह थी कि वह होलाल केरे से होसदुर्ग जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर फैले विशाल खजूर के बाग में अक्सर आता है, जहां लेंटाना की घनी झाड़ियां हैं। यह बाग होलाल केरे के बाहरी इलाके से ही शुरू हो जाता है। हमें बताया गया कि उसके पगमार्क सड़क पर लगभग रोज़ दिखते हैं। सलाह दी गई कि हम रात भर होलाल केरे होसदुर्ग के 9 मील के रास्ते पर कार से ऊपर नीचे घूमें, तो देर सवेर नरभक्षी जरूर मिल जाएगा, खासकर खजूर बाग से गुजरते समय। इस अनुसार हम उस रात 7 बजे निकले। होलाल खेरे को 1 मील पीछे छोड़ते ही खजूर के ऊंचे फैले पत्तों की झालर दिखने लगी। घनी लेंटाना की झाड़ियों से खजूर के तने पूरी तरह छिपे हुए थे। यहाँ से हम बहुत धीमी गति से आगे बढ़े, स्पॉटलाइट हर दिशा में घुमाते हुए, जबकि हेडलाइट सड़क को चीरती जा रही थी। आधा मील इसी तरह चलने के बाद हमें दाहिनी ओर एक काले बालों वाला आदमी जैसा दिखा, जो लगभग 15 फीट ऊंचे खजूर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था और अधपके पीले खजूरों के गुच्छे खा रहा था। हम नज़दीक गए और कार रोक दी। वह अजीब आदमी नीचे उतरा, फिर रुककर हमारी ओर देखने लगा। मेरे साथियों को आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि उनका अजीब आदमी दरअसल एक भालू था, जो खजूरों को खा रहा था। मैं शुरू से जानता था कि वह एक भालू है, लेकिन अपने साथियों को खुद अनुभव करने देना चाहता था। श्रीमती मैक्टेविस ने अपनी 305 स्प्रिंगफील्ड राइफल से कार से एक अच्छा निशाना साधा और भालू को जोरदार धमाके के साथ ज़मीन पर गिरा दिया। फिर हम होसदुर्ग तक गए, कुछ नहीं दिखा। वापस होलाल खेरे आए, फिर 2 बार दोनों दिशाओं में आए गए। सिर्फ अंतिम वापसी में भालू के शव के पास एक लकड़बग्गा देखा गया। डर था कि अगर शव को और छोड़ा गया तो वह नष्ट हो जाएगा, इसलिए तीनों ने मिलकर भारी भालू के शरीर को कार में रख लिया। भालू के बाल लंबे तो होते हैं, लेकिन फिसलन भरे होते हैं, इसलिए उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। अगली सुबह होलाल खेरे के ट्रैवलर्स बंगले पर चाय पी, गरम दलिया और बेकन अंडे खाए, जो श्रीमती मैक्टेविस ने बहुत अच्छे बनाए थे।
फिर भालू की खाल उतारकर हम होसदुर्ग चले गए ताकि 2 इंसानी हत्याओं की जानकारी ले सके जो अभी अभी हुई थी। दिन के उजाले में खजूर बाग से गुजरते हुए हमें लेंटाना की घनी झाड़ियों की भयावह समझ आई जो रात में महसूस नहीं होती थी। ऐसे स्थान में बाघ देखना या उसे मारना लगभग असंभव था। होसदुर्ग में हमें 2 पुरानी घटनाओं की कहानी सुनाई गई। पहली घटना 3 हफ्ते पहले हुई थी। 11 साल की एक लड़की जो अपने माता पिता के साथ गांव के बाहरी घर में रहती थी। शाम 8 बजे वह बाहर गई, शायद प्रकृति की पुकार पर, और फिर कभी नहीं देखी गई। कोई चीख या आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। चिंतित माता पिता लालटेन लेकर बाहर आए, लेकिन कुछ नहीं मिला। कठोर जमीन पर कोई निशान नहीं। घबराकर उन्होंने गांव को जगाया। 2 घंटे में लगभग 50 लोग इकट्ठे हुए। लालटेन, डंडे, कुल्हाड़ियाँ और 2 पुरानी बंदूकें लेकर खोजने निकले। रात में कुछ नहीं मिला। अगले दिन और खोज हुई तो आधा मील दूर कांटों में फटी हुई कपड़े के टुकड़े मिले। उस छोटी लड़की के अवशेष कभी नहीं मिले। दूसरी हत्या 12 दिन पहले हुई थी। मारिक नवे जलाशय पूर्व में 5 मील दूर था। वहां जाने वाले रास्ते पर आधे रास्ते में एक छोटी नदी थी जो रास्ते के किनारे एक छोटा लेकिन काफ़ी गहरा तालाब बनाती थी। 2 भाई जो पेशे से धोबी थे उस तालाब में कपड़े धोते थे। उनके पास 3 गधे थे जो कपड़े धोने के काम आते थे। उस शाम 5 बजे दोनों भाई काम खत्म करके गधों के साथ लौट रहे थे। एक भाई आगे चल रहा था, उसके पीछे 3 गधे कतार में और दूसरा भाई पीछे। होसदुर्ग से 1 मील दूर एक बाघ ने छलांग लगाकर आगे वाले भाई को दबोच लिया और बिना आवाज़ के गायब हो गया। पीछे वाला भाई घबराकर तालाब की ओर भागा। रात 8 बजे तक जब न तो गधे वापस आए और न ही दोनों भाई, तो दोनों की पत्नियां घबरा गई और गांव में हड़कंप मच गया। रात 10 बजे तक 60 लोगों का दल लालटेन, डंडे और 2 पुरानी बंदूकों के साथ खोजने निकला। रास्ते में एक गधा शांति से बैठा मिला। उसकी पीठ पर कपड़ों का गट्ठर अभी भी बंधा हुआ था। तालाब से वह 1 फरलांग पहले वह भाई मिला जो भागा था। वह डर से बेहोश हो गया था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। लगभग 1 घंटे बाद वह फुसफुसाने लायक हुआ और उसने भयानक खबर दी। फिर दल हमले की जगह पर गया। आधी अधूरी खोज की लेकिन कुछ नहीं मिला। अगले दिन लौटे तो कपड़ों के टुकड़े, खून का निशान और अंत में 3/4 खाया हुआ शव मिला। उन्हें इकट्ठा करके होसदुर्ग लाया गया और दाह संस्कार किया गया। इसके अलावा 4 दिन पहले एक बैलगाड़ी पर हमला हुआ था। होलाल खेरे जा रही गाड़ी पर 3 मील दूर दोपहर 3 बजे बाघ ने हमला किया। ड्राइवर कूदकर जंगल के रास्ते भाग निकला। अगली सुबह दल गया तो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। एक बैल अभी भी जुता हुआ था। 50 गज दूर दूसरे बैल के अवशेष थे जिसे बाघ ने मारकर जुए से खींचकर ले जाया गया था। उसके साथी के सामने ही उसे खाया गया था। इन सब खबरों के साथ हमें पता चला कि होसदुर्ग के छोटे से एक कमरे वाले ट्रैवलर्स बंगले में 2 अन्य शिकारी भी 5 दिन पहले आए थे। इससे हमारा काम मुश्किल हो गया क्योंकि ये गेम के नियमों के खिलाफ था कि जब दूसरे शिकारी पहले से मौजूद हों हम नरभक्षी का शिकार कैसे शुरू करें। साथ ही कहावत है, ज़्यादा शिकारी शिकार भगा देते हैं, और गलती से एक दूसरे को गोली मारने का खतरा भी था। सारी जानकारी इकट्ठा करने तक 10 बज चुके थे। हम होलाल खेरे लौटने की सोच रहे थे कि वे दोनों शिकारी भी आ गए। दोनों युवा थे, अनुभव कम था लेकिन उत्साह बहुत। उन्होंने खुद का परिचय दिया और फिर वही सब खबरें दोहराई और बताया कि उन्होंने 2 रात पहले धोबी के शिकार के पास एक भैंस बांध रखी थी। पहली रात तो कुछ नहीं हुआ। सुबह कूलियों को भेजा था देखने। हमने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि हम हुलाल केरे लौट जाएंगे ताकि आपके रास्ते में न आए, लेकिन वे नहीं माने। इसे व्यक्तिगत अपमान माना और अगली सुबह तक बंगले में साथ ही रहने की जिद की क्योंकि वे बेल्लारी लौटने वाले थे। इसी बीच मैं उनके कूलियों ने आकर खबर दी, भैंस मारी गई और आधी खाई गई है। दोनों लड़के बहुत मेहमानवाज थे। हमें अपनी भैंस के ऊपर बैठने का ऑफ़र दिया जिसे हमने विनम्रता से ठुकरा दिया। साझा लंच के बाद हम उनके साथ शिकार देखने और मदद करने गए। उन्होंने भैंस को चट्टानों वाले इलाके में बांधा था जो गलत चुनाव था। साथ ही बांधने का तरीका भी गलत था, इसलिए बाघ ने रस्सी तोड़कर शव को एक चट्टान के पीछे खींच लिया था जहां से उनकी मचान पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। शव तक 2 संभावित रास्ते थे, एक धोबी के हमले वाली सड़क से, दूसरा 1/4 मील दूर दक्षिण पूर्व की पहाड़ी से। 2 अलग अलग चट्टानें ऐसी थी, दोनों रास्तों और शव को देखा जा सकता था, साथ ही एक दूसरे को भी।
दोनों युवा शिकारियों ने एक एक चट्टान के पीछे बैठने का फैसला किया। मैंने सुझाव दिया कि चट्टान के ऊपर कांटों की आड़ बनाकर बैठे, क्योंकि अगर नरभक्षी आया तो ये ज़्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन वे नहीं माने और ज़मीन पर ही चट्टान से पीठ लगाकर बैठ गए। कुछ कांटेदार झाड़ियाँ काटकर उन्हें छिपाया गया। 4 बजे तक हम उन्हें छोड़कर बंगले लौट आए। मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता थी, पास रहना चाहता था, लेकिन डर था कि मेरी मौजूदगी से बाघ न भाग जाए। हमें नहीं पता था कि उस शाम की शुभकामनाएं उनमें से एक बहादुर लड़के के आखिरी शब्द होंगे। शाम बंगले में चाय, सिगरेट और बातचीत में बीती। जितने भी ग्रामीण मिले उनसे और जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम से तेज हवा चल रही थी, इसलिए 1 मील दूर से गोली की आवाज़ सुनना लगभग असंभव था। जल्दी डिनर करके मैक्टेविश दंपत्ति सो गए। मैं वरांडे में बैठकर जंगल की आवाज़ें सुनता रहा। 11 बजने वाले थे। गांव 1 घंटे से शांत था। मैं सोने जा ही रहा था कि दूर से दौड़ते ठोकर खाते कदमों की अजीब आवाज़ आई। मुझे लगा कि मेरी शाम की आशंका सही थी। मैंने जल्दी से राइफल और टॉर्च ली और दौड़ते हुए आगे की ओर गया। वह बड़ा लड़का था। उसके कपड़े फटे हुए, पसीने से तर, नशे में धुत जैसे लड़खड़ाता हुआ, बार बार पीछे मुड़कर देखता हुआ। मैंने कंधे से सहारा देकर पूछा कि उसका साथी कहाँ है। वह इतना थका था कि बोल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार हाँफते हुए बोला, बाघ, उसे बाघ ले गया, और मेरे कंधे पर बच्चे की तरह रोने लगा। मैं उसे बंगले ले गया, मैक्टेविश दंपत्ति को जगाया, ब्रांडी पिलाई और 2 कंबल उठाए, क्योंकि वह ठंड से कांप रहा था। फिर श्रीमती मैक्टेविस उसके हाथ सहलाती रही। हम उसकी कहानी सुनने को बेताब थे। वह वाकई असाधारण थी। ईवान, जीवित लड़के का नाम, धोबी वाली सड़क पर चट्टान के नीचे बैठा था, जबकि उसका साथी टोड पहाड़ी वाले रास्ते वाली चट्टान के नीचे। अंधेरा होने से ठीक पहले ईवान को दूर झाड़ियों में लाल भूरे रंग की लंबी चीज़ हिलते हुए दिखी, टोड के पीछे। वह टोड को बता नहीं सकता था, क्योंकि वह जगह टोड से चट्टान के कारण छिपी थी। फिर अंधेरा हो गया और घंटे गुजरते रहे। डेड बॉडी अंधेरे में नहीं दिख रही थी, लेकिन तारों की हल्की रोशनी में आसपास दिख रहा था। 10 बजे के करीब ईवान को हल्का खींचने की आवाज़ आई और फिर हड्डियाँ चबाने की स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। उसने समझा बाघ लौट आया है और शव को खा रहा है। उसने सोचा टोड को मौका दे, क्योंकि शव टोड के ज़्यादा करीब था। कुछ नहीं हुआ। फिर ईवान को लगा शायद टोड सो गया है। उसने खुद निशाना साधा और राइफल से बंधी टॉर्च की रोशनी डाली। रोशनी में एक विशाल बाघ भैंस के अवशेष खाता दिखा। उसी क्षण टोड की चीख सुनाई दी। उस दिशा से भयानक गुर्राहट, हल्की छीना झपटी और फिर आधी दबी चीख और फिर सन्नाटा। तब तक इवान ने टॉर्च शव से हटाकर चट्टान पर डाली। बाघ को आखिरी बार झाड़ियों में भागते देखा। टोड का कोई नामो निशान नहीं। बार बार पुकारते हुए इस अंधेरे में वह दौड़ा। टोड की राइफल, पानी की बोतल और आधा पैकेट सैंडविच जमीन पर ही पड़े थे। इवान घबरा गया था और जंगल में बेतहाशा खोजता रहा। रास्ता भटक गया था। दुख और डर से पागल सा इधर उधर दौड़ता रहा और फिर संयोग से होसदुर्ग का उसे रास्ता मिल गया, जिस पर वह दौड़ता हुआ चला आया। ईवान की कहानी से साफ था कि 2 बाघ थे, एक मवेशी मारने वाला और दूसरा कट्टर नरभक्षी। संभवतः नर और मादा का जोड़ा था। हालांकि जरूरी नहीं, मैंने जीवन में ऐसा असाधारण संयोजन कभी नहीं देखा था। 15 मिनट गांव जगाया गया। 20 मददगार इकट्ठे किए गए, 2 पुरानी बंदूकों वाले जो फिर आगे आए। श्रीमती मैक्टेविस और इवान भी आए। हालांकि इवान पूरी तरह थक चुका था। जल्दी ही हम टोड वाली चट्टान पर पहुंचे। खोजते हुए जल्दी ही बाएं पैर का रबर का जूता मिला। इसे लगा कि बाघ शव को पहाड़ी की ओर ले गया है। आगे बढ़ते हुए वह जगह मिली जहां बाघ ने पहले शव रखा था, शायद ईवान की चीख पुकार से घबराकर। फिर आगे बढ़ गया था। फिर खून का निशान शुरू हुआ जो पहाड़ी के दाहिनी ओर गया। मैक्टेविश और मैं आगे आगे, सब पास पास, अचानक हमले के डर से चल रहे थे। 3:30 बज गए थे जब हमें बेचारे टोड के अवशेष मिले। बाघ ने उसको आधा खा लिया था। भयानक दृश्य था। ईवान उल्टी करने लगा, रोया और बेहोश हो गया। सुबह 6 बज चुके थे जब हम अवशेष और आधे बेहोश ईवान को होसदुर्ग लेकर आए। टोड के अवशेष मैक्टेविश की कार में रखे गए। मैं ईवान को उसके मित्र की कार में लेकर चितलदुर्ग 9 बजे पहुंचा। ईवान को लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिन का बड़ा हिस्सा औपचारिक बातचीत में बीता। सूर्यास्त के करीब हम होसदुर्ग लौटे, खाली सन्नाटे भरे बंगले में। उस रात हम दुखी और हतोत्साहित सोए, लेकिन बदला लेने की दृढ़ता के साथ।
खासकर श्रीमती मैक्टेविस ने पिछले 20 घंटों की तनावपूर्ण स्थिति को वीरतापूर्वक सहन किया था और हर समय अमूल्य सहायता दी थी। अगली सुबह हम घटनास्थल पर फिर लौटे। अगले 3-4 घंटे सबूत जोड़ने में लगे। जमीन कठोर थी, कई हफ्ते से बारिश नहीं हुई थी और नरभक्षी के परमार्क नहीं मिले जिससे उसका आकार और लिंग का पता चल सके। ईवान के वर्णन से मवेशी मारने वाला मेल टाइगर लगा, इसलिए नरभक्षी संभवतः मादा थी। हमारी अनुपस्थिति में गिद्धों ने भैंस के बचे अवशेष साफ कर दिए थे। हमें शुरू से शुरुआत करनी थी। सलाह के बाद फैसला हुआ कि धोबी के शिकार वाली सड़क के पास नई भैंस बांधी जाए। मैक्टेविस उस पर बैठेंगे, मैं टोड वाली जगह के पास एक चट्टान पर लेटूंगा। योजना यह थी कि अगर दोनों बाघ साथ आए तो मवेशी मारने वाला भैंस मारेगा, नरभक्षी भी लालच में शामिल हो सकता है, तब मैक्टेविस को मौका मिलेगा, या फिर नरभक्षी पास होगा और पहाड़ी से आने वाले रास्ते पर मैं उसे देख लूँगा। सड़क पर पेड़ नहीं थे, इसलिए सुरक्षा के लिए हमने गड्ढा खोदा और उस पर उल्टी गन्ने की रस की बड़ी लोहे की कढ़ाई रखी। ये कढ़ाइयाँ 6-8 फीट व्यास की 18 इंच गहरी होती हैं। हमने होसदुर्ग में कहीं देखी थी। जल्दी ही हम कढ़ाई लेकर लौटे। 6 आदमी उसे ढो रहे थे, साथ में एक त्रिपाल और अन्य सामान। कढ़ाई को उल्टा रखा गया, 4 जगह पत्थरों से उठाया ताकि 6 इंच का गैप रहे देखने और हवा आने के लिए, और गोली चलाने के लिए भी। ऊपर तिरपाल, फिर रेत, कांटे, झाड़ियाँ डालकर छुपाया गया था। एक नई दिक्कत आई। मैक्टेविश की पत्नी उसके साथ बैठने पर अड़ गई। हमने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में कढ़ाई एक तरफ से उठाकर दोनों को अंदर घुसने दिया और फिर व्यवस्था की गई। मुझे लगा कि अंदर बहुत सुरक्षित था। भैंस बांधी, 5 बजे तक मैं अपनी चट्टान पर लेट गया। 3 सीटी का संकेत तय किया गया। चट्टान दिन भर धूप में थी तो बहुत गर्म थी। घंटे बीतते गए, जंगल जीवनहीन लग रहा था। गहरी खामोशी। मैं बेचारे टोड के बारे में सोचने लगा। आधी रात बीती, अचानक 2 तेज सीटियां सुनाई दी। मैक्टेविस का संकेत था। मैं चट्टान से उतरा, टॉर्च जलाकर सावधानी से उनके पास गया। वे भैंस के पास खड़े थे, जो जीवित और अछूती थी। कढ़ाई उल्टी पड़ी थी। उन्होंने बताया मध्य रात्रि तक कुछ नहीं हुआ। फिर श्रीमती मैक्टेविस को पीछे हल्की आहा या कराह की आवाज़ सुनाई दी। धीरे मुड़कर गैप से देखा, पहले कुछ नहीं दिखा। फिर 6 फीट दूर बाथटब जितना बड़ा पत्थर दिखा। याद आया कि शाम को वहाँ कोई पत्थर नहीं था। नज़दीक झुककर देखा तो बाघ पेट के बल लेटा था। अगले पैर आगे बढ़ाए, सीधे उनकी आंखों में देख रहा था। उन्होंने डर से दबी चीख रोकी और कोहनी से पति को इशारा किया। मैकडेविश कुछ देख नहीं पा रहे थे। घूमना मुश्किल था क्योंकि गड्ढा एक ही व्यक्ति के लिए बना था। जब उन्हें समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने मुड़ने की कोशिश की। राइफल का मुंह कढ़ाई से टकराया, हल्की धातु की आवाज़ हुई। बाघ ने वुफ किया और छलांग लगा दी। पता चल गया था कि हम पकड़े गए, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया और रुकने से कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए बंगले लौट आए, भैंस को वहीं छोड़कर। अगली सुबह आदमी भैंस लाने गए तो हैरान करने वाली खबर लाए। भैंस मारी जा चुकी थी और पूरी खा भी ली गई थी। वहाँ जाकर देखा तो सच था, सिर्फ सिर और खुर बचे थे। जांच से पता चला कि 2 बाघों ने पास पास बैठकर भोजन किया और पास ही पड़ी उल्टी कढ़ाई और तिरपाल से वे नहीं डरे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारा नरभक्षी मौका मिलने पर मवेशी भी खाता है, या फिर 3 बाघ थे। अगली रात हमने वही योजना बनाई, लेकिन भैंस को सड़क पर 1/4 मील आगे बांधी। इस बार गड्ढा बड़ा खोदा ताकि मैं और मैक्टेविश दोनों अंदर बैठ सके। श्रीमती मैक्टेविश बहुत अनिच्छा से बंगले में ही रही। हम 3 रातें लगातार बैठे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन चौथी सुबह 10 बजे जब हम बंगले में सो रहे थे, खबर आई कि होलाल केरे से 1 मील दूर उसी खजूर बाग में एक आदमी को मार दिया गया है। लगभग वही जगह जहां हमने भालू को मारा था। कार से दौड़कर गए तो नाराज़गी हुई। मृतक के रिश्तेदार शव दाह संस्कार के लिए ले जा चुके थे, इसलिए हमने मानव शव पर बैठने का मौका खो दिया। होलाल केरे से नई भैंस ली, मारे गए आदमी की जगह से 50 गज दूर दूर बांधी। वहाँ सड़क के ऊपर एक पेड़ था, उस पर मैंने मचान बनाया। मैक्टेविश थके हुए थे, इसलिए आराम करने लगे। मैं अकेला बैठा था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सुबह 6:15 बजे निराशा और थकान के साथ होलाल केरे की ओर पैदल चल पड़ा। वहाँ आदमी भैंस लाने भेजे गए। आधे घंटे में दौड़ते हुए लौटे। भैंस खोलने जा रहे थे कि पास जंगल से बाघ गुर्राया और वे भाग आए। कार लेकर दौड़े तो भैंस जीवित मिली। हैरानी भी हुई क्योंकि लगा था कि भागते ही
बाघ मारेगा। मौका लेकर मैं तुरंत मचान पर चढ़ गया। मैक्टेविस को होलाल खेरे लौटने को कहा, शायद बाघ आ जाए। दोपहर 1 बजे तक भूख और नींद से परेशान होकर उतरा। भैंस खोली और उसके साथ होलाल खेरे चला। उस रात भैंस फिर उसी जगह बांधी। मैं फिर बैठा। मैक्टेविस दंपत्ति कार से होसदुर्ग गए और पुरानी भैंस वाली जगह पर कढ़ाई के नीचे बैठे। फिर कुछ नहीं हुआ। सुबह 6:15 बजे वे कार से मुझे लेने आए। होलाल खेरे बंगले गए। लंच के बाद सो गए। शाम 4 बजे बड़े हंगामे से जागे। वरांडे में भीड़ थी। पता चला कि दोपहर से पहले 12 आदमी होलाल खेरे से चितलदुर्ग बाजार के लिए मवेशी हाँक कर निकले थे। होलाल खेरे से 3 मील दूर एक गाय मुख्य सड़क से 25 गज दूर भटक गई। उसे वापस लाने गया आदमी सड़क किनारे की झाड़ियों में छिपे बाघ का शिकार हो गया था। पूरे दल के सामने हुआ, लेकिन सब डर से एक जगह सिकुड़ गए। कोई मदद नहीं कर सका। आदमी पास की चट्टान पर चढ़ गया। बाघ ने छलांग लगाकर उसकी जांघ में पंजा गाड़ दिया। नीचे खींचने की कोशिश की। आदमी चीखता रहा। पेड़ की डाल से लटक गया। पहला हमला नाकाम रहा था। बाघ पीछे फिसला। जांघ की चमड़ी केले के छिलके जैसी लटक गई। बाघ खून देखकर और भड़का। दूसरी छलांग में दोनों अगले पंजे आदमी के शरीर में गाड़ दिए और खींच लिया। जमीन पर आते ही गले से पकड़कर जंगल में भाग गया। कार से हम मिनटों में वहां पहुंचे। त्रासदी के भरपूर सबूत थे। टूटी डाल में फंसे नाखून और चमड़ी के टुकड़े। खून हर जगह था। खींचे जाने के निशान भी थे। हमने तेजी से निशान का पीछा किया, घने जंगल वाली घाटी की ओर। शाम के 5 बज चुके थे। अंधेरा होने में 1 घंटा था। जल्दी ही फटे कपड़े मिले, फिर खून का ताल जहाँ बाघ ने शव रखा था, नीचे घाटी में। 6 फरलांग चलने पर कम ऊंची चट्टानों और झाड़ियों वाला इलाका आया। मुझे हैरानी हुई कि बाघ ने अभी भोजन शुरू नहीं किया था, लेकिन तभी बड़ी चट्टान के पीछे से गुर्राहट आई। फिर पत्थर खिसकने की आवाज़ और बाघ भाग गया। मुड़कर देखा तो शव खून में लथपथ पड़ा था। 1/3 खाया जा चुका था। समय कम था। पास कोई उपयुक्त पेड़ भी नहीं था। एकमात्र जगह 12 फीट ऊंची बड़ी चट्टान का ऊपरी हिस्सा थी। 3 तरफ खड़ी, चौथी तरफ ढलान वाली। दुर्भाग्य से ढलान वाली साइड बॉडी की साइड नहीं थी। ऊपर लेटने पर मुझे 2 दिशाओं पर नज़र रखनी थी, बाएं साइड बॉडी पर और दाएं साइड ढलान पर। पीछे की तरफ खड़ी चट्टान थी। वहाँ से 12 फीट की छलांग मुश्किल थी। अगर बाघ पूरा भी कूद पाता तो भी फिसल जाता। मुझे गोली चलाने का समय मिल जाता। कोई बाघ ऐसी जोखिम भरी छलांग नहीं लेगा। ढलान वाली तरफ कुछ पत्थर और झाड़ियाँ लगाकर मैं चढ़ गया। साथियों को होलाल केरे होसदुर्ग के बीच रात में कार चलाते रहने को कहा, शायद बाघ सड़क पर आए। साथी और ग्रामीण चले गए। मैं अकेला लाश के साथ था। घंटे बीतते गए। मैं दाहिनी ढलान पर नज़र रखता रहा। जंगल में अंधेरा था। बाईं ओर लाश दिखनी बंद हो गई। 10 बजे दूर एक सांभर ने खतरे की आवाज़ दी। फिर एक बाघ ने कॉल की। सड़क की दिशा से दूसरे ने जवाब दिया। स्थिति साफ थी। कम से कम 2 बाघ या शायद 3 भी हो सकते थे। एक आदमखोर, निर्दयी, दूसरा मवेशी मारने वाला और चालाक। लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों एक ही काम करते हो। तीसरा भी हो सकता था। सूखी जमीन की वजह से पगमार्क तो नहीं मिले। बाघों की कॉल बंद हो चुकी थी। सिर्फ झींगुर, उल्लू और हवा की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक बिना चेतावनी के पीछे की चट्टान पर धप, खरोंचने और गुर्राने की आवाज़ आई। फिर बाघ पीछे गिरा। मेरे मुड़ने से पहले ही वह गायब हो गया। आदमखोर ने अप्रत्याशित ही किया था। मेरी मौजूदगी का पता चल चुका था। बाघ ने पीछे से घात लगाकर 12 फीट की छलांग मारी, लेकिन कुछ इंच से चूक गया। बाकी रात में सतर्क बैठा रहा और कुछ नहीं हुआ। सुबह सूरज ऊपर आने पर नीचे उतरा और सड़क पर पहुंचा। मैक्टेविश कार लेकर आ चुके थे। उन्होंने रात भर कार सड़क पर दौड़ाई थी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। बंगले पहुंचते ही आदमियों को बॉडी की टहनियों से ढकने भेजा, क्योंकि उस रात फिर बैठने का इरादा था। लेकिन वे जा ही रहे थे कि मृतक के रिश्तेदार आ गए और शव को ले गए, जिनकी जिद से उस गरीब की मौत का बदला लेने का एक और मौका खो गया। 2 घंटे बाद होसदुर्ग से खबर आई कि पुरानी भैंस मारी गई है। शाम को मैक्टेविस और मैं कढ़ाई के नीचे बैठे। आधी रात को पास से बाघ की हल्की गर्राहट सुनाई दी। हम बेताबी से इंतजार करते रहे, लेकिन वह शव पर नहीं आया। पौने घंटे तक चक्कर लगाता रहा। साफ था कि उसे हमारी मौजूदगी पता थी। मैक्टेविश को अजीब बहादुर लेकिन बहुत मूर्ख विचार आया। वह बाहर निकलकर दूर चले जाएं,
ताकि बाघ को लगे कि हम चले गए, फिर वह आए और मैं बाघ को मार दूं। योजना सफल तो हो सकती थी, लेकिन बहुत खतरनाक भी थी, क्योंकि पास पास का बाघ एक नरभक्षी हो सकता था। आधे घंटे में मैंने उस जिद्दी स्पोर्ट्समैन के दिमाग से विचार निकाला कि नरभक्षी के साथ अंधेरे जंगल में बाहर निकलना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। बाघ सुबह जल्दी चला गया। हम निराश होकर फिर होसदुर्ग बंगले लौटे। अगले 2 दिन भी कुछ नहीं हुआ। रातें हमने होसदुर्ग, होलाल केरे और चितलदुर्ग के बीच स्पॉटलाइट जलाकर दौड़ते बिताई। तीसरे दिन सुबह लंबानी लक्कड़हारे आए। उन्होंने बताया कि पिछली रात वे जंगल में 4 मील दूर डेरा डाले हुए थे। बड़ी आग जला रखी थी, 5 गाड़ियां घेरा बनाकर, 5 बैल और वे आग के अंदर। आग कम हुई तो बाघ गाड़ियों के पास से निकला और एक बैल पर अचानक से हमला कर दिया। बाकी बैल भी इधर उधर भागे। लोग जागे, चीखे, जलते हुए लकड़े फेंके। बाघ भाग गया। बैल की गर्दन कटी और खरोंचे आई थी, लेकिन बैल जिंदा था। सुबह 4 गाड़ियां और घायल बैल के साथ होसदुर्ग आए। 5वीं गाड़ी उन्होंने वहीं छोड़ दी थी। इनमें से एक लंबानी बचपन से ही इस इलाके को बहुत अच्छे से जानता था। उसने बताया कि 6 मील दूर जंगल के बीच में एक छोटी नदी है, जो चट्टानों और बड़े पेड़ों के बीच तालाब बनाती है। गर्मी में बाघ वहाँ दिन भर रहते हैं और शाम को या सुबह शिकार से लौटकर वहाँ पानी पीने जरूर जाते हैं। वह अच्छा जानकार लग रहा था। उससे बात करने पर पता चला कि वह शिकारी और अवैध शराब बनाने वाला था। बबूल की छाल से जंगल में अरक बनाई जाती थी। वहाँ कम लोग जानते थे और जानने वाले भी बाघों के डर से नहीं जाते थे। हमने तय किया कि दोपहर बाद उसके साथ वहाँ जाएं। शाम, रात और अगली सुबह वहीं बिताई जाए। 3 बजे हम वहाँ पहुँचे। बाघों का ठिकाना इससे बेहतर मैंने कम ही देखा था। छोटा तालाब, चारों तरफ ढलान वाली चट्टानें, नदी के किनारे हर जगह बाघों के ही पगमार्क थे। 2 अलग जानवर, बड़े वाला मेल और वयस्क मादा। मेल टाइगर मवेशी मारने वाला लगता था, तो मादा के नरभक्षी होने की संभावना मजबूत थी, जब तक तीसरा न हो। जंगली आम का पेड़ तालाब के ऊपर लटक रहा था, जहाँ नदी मिलती थी। उसके निचले डालों पर 15 फीट ऊंचाई पर हमने अपना पोर्टेबल चारपाई लगाकर मचान बना दी। 4:15 बजे हम तीनों उस पर बैठ गए। लंबानी को इस टाइम अकेले भेजना खतरनाक था। कई पेड़ों की वजह से 7 बजे तक ही अंधेरा हो गया। कोई जानवर नहीं आया, शायद बाघों की हमेशा मौजूदगी से डरते हों। घंटे खामोशी में बीते। दूर से सांभर और बार्किंग डियर की आवाज़ें आईं। 4 बजे के बाद हल्की गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दी। फिर सूखी बांस की पत्तियों पर भारी लेकिन नरम कदम सुनाई दिए। समय बीता, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। फिर दाहिनी और तालाब के किनारे से पानी पीने की आवाज़ आई। पहले से तय था। मैंने मैक्टेविश को कोहनी से इशारा किया। उन्होंने राइफल से निशाना लगाया। मैं कवर के लिए तैयार था। टॉर्च जलाते ही विशाल बाघ पानी पर झुका दिखा। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमकी। मैक्टेविश ने गोली चलाई। बाघ हवा में उछला, पूरा उल्टा घूमकर गिरा, गुर्राते हुए। मैक्टेविश ने 2 और गोलियां चलाई। बाघ आधा पानी में गिरा। मृत्यु की पीड़ा में वह तड़प उठा, फिर शांत पड़ गया। सुबह उतरे तो पता चला कि मैक्टेविश ने मेल टाइगर को मारा था। वह एक शानदार बाघ था, लेकिन आदमखोर अभी भी बाकी था। हम सब निराश हुए। पहली गोली नाक के ऊपर लगी थी। ऊपरी जबड़ा और तालू तोड़कर गले में गई थी, इसलिए बुलबुले वाली गुर्राहट वाली आवाज़ आई थी। दूसरी दाहिने कंधे से पेट में लगी थी और तीसरी गोली चूक गई थी। अगले 4 दिन भी कुछ नहीं हुआ। स्थानीय लोग हमें बधाई देने लगे कि हमने आदमखोर मार दिया। कुछ का मानना था कि यही बाघ दोनों काम करता था, लेकिन हम जानते थे। हम रुके रहे। रातें चितलदुर्ग तक और जंगल की सड़कों पर स्पॉटलाइट जलाकर दौड़ाते बिताई। 5वें दिन दोपहर से पहले वह खबर आई जिसका डर था, लेकिन उम्मीद थी। चितलदुर्ग के अमीलदार ने 3 दूत भेजे थे। पिछली शाम सूर्यास्त के समय योगी मुत का पहाड़ी के दक्षिणी ढलान के आधार पर एक बस्ती से 14 साल के लड़के को बाघ ले गया था। कार से हम वहाँ गए। बस्ती के बाहरी छोटे झोपड़े का दरवाज़ा दिखाया गया, जहाँ से लड़के को उठाया गया था। दक्षिण का इलाका खुला था, इसलिए लगा कि बाघ लड़के को पहाड़ी पर ले गया होगा, शायद किले के खंडरों में। कोई खोज नहीं हुई थी। दिन के सिर्फ 4 घंटे बाकी थे। हम 6 आदमियों के साथ पहाड़ी चढ़ने लगे। जल्दी ही पता चला कि बाघ पगडंडी से नहीं गया था। 3/4 चढ़ाई करने पर भी हमें कुछ नहीं मिला। चट्टानों पर चढ़कर देखा। एक आदमी ने बाएं 1/4 मील दूर तक
पेड़ पर कुछ गिद्ध बैठे दिखे। वहाँ पहुँचे तो लड़के के अवशेष मिले। गिद्धों ने उसे पूरी तरह खा लिया था। हड्डियों पर बैठने का कोई फ़ायदा लग नहीं रहा था। फिर भी मैक्टेविश और 2 आदमी गिद्ध वाले पेड़ पर मचान बनाकर रुके। मैं बाकी 4 के साथ शेष पहाड़ी चढ़कर खंडर देखने गया। पगडंडी पर लौटकर ऊपर पहुंचा। लगभग 5 बजे का समय था। किले की दीवारें खंडर हो चुकी थी। लेंटाना की कांटेदार झाड़ियाँ चारों ओर उगाई थी। पुरानी खाई भी थी। वहाँ चारों आदमी बाहर रुक गए और ऊंचे अंजीर के पेड़ पर चढ़ गए। मैं सावधानी से दीवार के ऊपर चलता रहा जहाँ तक संभव हो सकता था। लेंटाना झाड़ियों में उतरना बहुत ही खतरनाक था। मैं मुश्किल से आगे बढ़ा। विपरीत छोर पर पहुंचा तो सूरज डूबने को था। उस जगह पुराने किले और दीवारों के अवशेष थे। वहाँ दीवार पर चलना लगभग असंभव सा हो गया था। झाड़ियों में उतरकर 100 गज पार करना था या वापस लौटना। समय बहुत कम था, इसलिए झाड़ियों में ही घुस गया जितना बिना आवाज़ किए संभव था। लेकिन कांटेदार टहनियाँ कपड़ों में तो अटकती ही हैं और शोर करती हैं। मुझे पता था कि यही कहीं बंदी ग्रह भी है और यहीं बाघ भी छिपा हो सकता है। तनाव में मेरी इंद्रियां चेतावनी दे रही थी। बाघ पास ही है, मेरे पीछे है, हमला करेगा। अगर मैं लेंटाना से नहीं निकला तो मैंने ऐसी चेतावनी को पहले भी अनुभव किया था, इसलिए सतर्कता बढ़ाकर मैं आगे बढ़ा। 30 गज, 20, 15, फिर बाईं ओर लेंटाना से बाघ का गुर्राता हुआ सिर उठा। कान पीछे, जबड़े खुले, दांत चमकते हुए मेरे ऊपर छलांग की तैयारी में। मेरी गोली उसके मुंह में घुसी जब वह छलांग लगा रहा था। मैं अंधाधुंध ऊंची जगह की ओर भागा। लेंटाना ने मेरी आंखें लगभग फोड़ ही दी थी। कपड़े और स्किन मेरी फट चुकी थी। पीछे देखा तो बाघ का सिर का पिछला हिस्सा उड़ चुका था। फिर भी वह मुझे पकड़ने की कोशिश करता रहा। जब मैं 15 गज पार करके मुड़ा तो वह सिर्फ 2 गज दूर था। सिर पर लाल गड्ढा। मैंने दूसरी, तीसरी और चौथी गोली मारी। बाघ टूटकर गिर गया। मैं खंडर के किनारे पर बैठ गया, कांपता, बीमार सा। 10 मिनट बाद उठा, बाघ की बॉडी को बिना छुए। दीवार घूमकर अंजीर के पेड़ पर लौटा। 4 गोली और गुर्राहट सुनकर वे मुझे मरा समझ चुके थे और पेड़ पर ही रात बिताने या भागने की बहस कर रहे थे। मुझे जिंदा देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लेकर एक फरलांग चले तो मैक्टेविश और 2 आदमी मिल गए। उन्होंने भी गोलियां सुनी थी और वो मदद को दौड़ पड़े थे। मुझे फटे कपड़ों, खरोंच और खून से सना देखकर उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। दौड़कर उन्होंने मुझे सहारा दिया। सोचा कि मुझे बाघ ने घायल कर दिया है। वहाँ बैठकर मैंने सिगार पीते हुए पूरी कहानी सुनाई और उनकी बधाइयाँ स्वीकार की। मैंने टिप्पणी की कि जब वह भयानक चेहरा इतने पास देखा तो मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर सिगार पी पाऊँगा। उस रात बाघिन को नीचे लाया गया। कार पर लादकर चितलदुर्ग ले गए। जैसा कि अनुमान था, वह मादा थी और निश्चित रूप से आदमखोर। मुझ पर हमला भी इसकी पुष्टि करता था। सुबह खाल उतारते समय अमीलदार, वन अधिकारी और अन्य अफसर और सैकड़ों लोग भी आए थे। देर शाम ही हम दोनों बाघों की खालें लेकर बेंगलोर लौट सके। एक असाधारण जोड़ा, मवेशी मारने वाला और नरभक्षी, साथ साथ। बाघिन की खाल से नरभक्षी बनने की कोई शारीरिक वजह नहीं मिली। इस जिले में पीढ़ियों से नरभक्षी बाघों का इतिहास है। मेरी राय में यह बाघिन नरभक्षी वंश की ही थी। इससे उसके साथी नर के सिर्फ मवेशी मारने की भी व्याख्या होती है। बाघिन शायद नवंबर जनवरी के संभोग काल में ही इस नर से मिली थी। ज़्यादा समय साथ नहीं बिताया था, इसलिए उसे नरभक्षी आदत नहीं सिखा पाई थी। अगर बच्चे होते तो उन्हें इंसानी मांस का स्वाद सिखाती और जिले में नरभक्षी बाघों की पीढ़ी को और बढ़ाती। जिस तीसरे बाघ का हमें शक था वह कभी सामने नहीं आया। जाने से पहले हमने सभी अफसरों और लोगों को कहा कि अगर तीसरे बाघ की कोई भी खबर हो तो तुरंत सूचित करें। लेकिन महीनों बाद खुशी की खबर मिली कि योगी मुथ पर उस बाघिन के मारे जाने के बाद जिले में नरभक्षी की कोई घटना नहीं हुई। टोड और उसके बाकी शिकारों का बदला पूरा हो गया था।